हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे बढ़ाते हैं। सीएफटी अपन ने लास्ट टाइम पे स्टडी कर लिया था। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? देखो, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड। कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन और मेटल के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है। तीन टाइप के होते हैं जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है। फर्स्ट टाइप अगर देख रहे हैं अपन तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, किसके बीच में बनता है वो बात अपन को याद रखनी है। ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल के बीच में, ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड which have covalent bond between organic group and मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ऑर्गेनिक ग्रुप से भी और मेटल से भी। फॉर एग्जांपल जैसे Al2CH3 होल ट्वाइस, होल 6। ठीक है, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी स्टडी किया होगा, कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनिक ग्रुप है और ये मेटल हो गया। ऐसे Al2C2H6 होल 6 डाइमर बनते हैं, आपको याद हो तो Cl3 का डाइमर बनता था Al2Cl6 वाला, उसी तरह से हो रहा है ये। और RMGX, ये देखो, ये मेटल है और ये एल्काइल ग्रुप है, तो ये ऑर्गेनिक ग्रुप है और यहाँ पे मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, RMGX है, रिग्नार रिएजेंट। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। सेकंड जो है आपका वो है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये आपने स्टडी भी किया था, ये जनरली ट्रांजिशन मेटल ही बनाते हैं। ये अपन ने स्टडी किया था जब अपन ने पाई बॉन्डेड कंपाउंड की क्या लिखी थी, नोमेनक्लेचर लिखा था। जैसे फेरोसिन, जैसे एग्जांपल फेरोसिन, क्या था फेरोसिन का, सैंडविच कंपाउंड बनाया था अपन ने, याद हो तो। सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था, क्रोमियम और C6H6 ट्वाइस, एक तो वो हो गया। ठीक है, फेरोसिन का क्या फॉर्मूला था, FeC5H5 होल ट्वाइस। ठीक, ये फेरोसिन हो गया। जैसे सॉल्ट का क्या था, KPtCl3 और C2H4, है ना, इस तरह से लिखे थे क्या। हाँ, लेकिन इससे पहले अपने को क्या बताना होता था, अपने को पता कैसे चलेगा कि ये पाई बॉन्डेड है, इनसे पहले क्या, कौन सा सिंबल लगाना पड़ता है, एक N5
C5H5 इस तरह से है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 कार्बन है इसमें C2H2 में, C2H4 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे C2H4। तो ये पाई बॉन्डेड है ना, ये पाई डोनर, ये क्या करते हैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन को, ये वाले जो लिगेंड्स है, ये वाले जो लिगेंड्स है अपने पाई इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसको डोनेट करते हैं, किसके साथ शेयर कराते हैं, ये मेटल के साथ। यहाँ पे आयरन के साथ करा रहे हैं, यहाँ पे प्लेटिनम के साथ करा रहे हैं, ये क्लोरीन 3, ये जीसे सॉल्ट है, ये फेरोसिन है ना। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, पाई बॉन्डेड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। और पाई बॉन्डेड में क्या है कि जो पाई डेंसिटी डोनेट करते हैं वो लिगेंड इस कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है जो इंपॉर्टेंट है, वो है मेटल कार्बोनिल। वो क्या है, थर्ड टाइप ही है मेटल कार्बोनिल। उसके अंदर क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ही पाए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी पाया जाता है और पाई बॉन्ड भी पाया जाता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल वे में स्टडी करेंगे अपन। थर्ड वन है मेटल कार्बोनिल, है ना। इसके बारे में भी स्टडी की थी, मेटल कार्बोनिल के बारे में कहाँ की थी, जब अपन ने EAN रूल पढ़ा था, सिडविक्स EAN रूल पढ़ा था, तब मेटल कार्बोनिल के बारे में बात की थी। तो मेटल कार्बोनिल है ना, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख रहे हैं, फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड was NiCO4। पहला कौन सा था, NiCO4 था। FeCO5 भी बोलते हैं बहुत सारे, या बहुत सी जगह FeCO5 के बारे में भी लिखा होता है, मतलब दोनों के बारे में लिखा होता है, NiCO4 और FeCO5 के बारे में लिखा होता है ना। निकल कार्बोनिल और आयरन कार्बोनिल के बारे में लिखा होता है। तो फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा था अपना, NiCO4, निकल कार्बोनिल। दूसरी बात क्या है कि मेटल कार्बोनिल कंटेन बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है, और इस टाइप की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है, जहां पे सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है। और इसमें कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल का मतलब कौन सा ग्रुप है, CO, ठीक है। और ये बॉन्ड बनाएगा किससे, मेटल से। कुछ इस तरह से ही होता है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड तो ये बन रहा है, सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो ये बन रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये देखते हैं। देखो यार, सिंपल से इसकी बॉन्डिंग समझेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, और ये मेटल है, डन। और ये यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में कार्बन के इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। इसी तरह से ये ऑक्सीजन के तो नहीं बता रहा हूं मैं, केवल इतना सा ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। तो जो मेटल के हाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल है, मेटल के हाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल है, वो इससे बॉन्ड बना रहे, ये बना लिया सब। मेटल के हाइब्रिडाइज
डी ऑर्बिटल, वो इससे क्या बना रहे, ओवरलैप कर रहे हैं। और कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, एकदम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा, तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बन रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहे हैं, किससे आ रहे हैं, कार्बन से आ रहे हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब मेटल के पास क्या है, मेटल के पास डी ऑर्बिटल और भी है। ठीक है, जो कि क्या होंगे, फुल फील्ड होंगे, जो कि क्या है, फुल फील्ड है। अब इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास अगर अपन इसका एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, जैसे एमओटी में पढ़ा था 11th क्लास में, एमओटी के अंदर अपन एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर होमो और लूमो दो आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे, होमो और लूमो। होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये जो कार्बन के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन से होते हैं, होमो, होमो ऑफ सीओ मॉलिक्यूल्स, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे सिग्मा बॉन्ड बनाता है। साथ के साथ क्या होता है, यहाँ पे कार्बन के पास क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं, जो इससे पाई बॉन्ड बनाते हैं। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सब, जो इससे ओवरलैप करके क्या बनाते हैं यहाँ पे, पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा एक बात बताओ, आपने बैक बॉन्डिंग स्टडी की थी 11th क्लास में, तब क्या था, इधर से बॉन्ड बना रहा था, इधर से सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, साथ के साथ जो मेटल है ये इधर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, इसके साथ शेयर करा के पाई बॉन्ड बना रहा है। ये तो क्या है, हेड ऑन, ये तो क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड है, ये साइड वे ओवरलैपिंग है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसको पाई बैक बॉन्ड भी बोलते हैं अपन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ इधर से क्या बन रहा है, पाई बैक बॉन्ड भी बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा इसका ऑर्बिटल है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो इस तरह से क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है कहाँ पे, मेटल कार्बोनिल के अंदर, कि कार्बन के जो लोन पेयर है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, मेटल के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, कौन, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल जो ग्रुप है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, उसका जो कार्बन है वो इसके साथ बॉन्ड बनाता है। और साथ के साथ मेटल के जो फील्ड, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल है वो बैक पाई बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ, कार्बन मतलब सीओ ग्रुप के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ। तो इस तरह से इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, साथ के साथ पाई बॉन्ड भी बनता है ना। ये पाई बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बन रहे हैं। अब इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बॉन्ड के बनने के कारण हो गई, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड बनने से बढ़ गई। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसको बोलते हैं अपन सिनर्जिक इफेक्ट, और इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, इन द मेटल कार्बोनिल one type of bond increase the strength of other type of bond is known as synergic effect, क्या बोल रहे हैं, in metal carbonyl one type of bond increase the strength of other type of bond
is known as synergic bonding and this type of bonding is known as synergic bonding, जिसमें सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों बढ़ रहे हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों बन रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिनर्जिक बॉन्डिंग, यानी एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ लिखने वाला कुछ खास है नहीं, बस ध्यान रखना कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है। बस ये देखेंगे अपन कि मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मेटल और कार्बन के बीच की या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये अपन देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अपन M प्लस ले रहे हैं, M ले रहे हैं और M माइनस ले रहे हैं ना, और इधर से इधर चल रहे हैं अपन, ठीक है। आपको बताना है कि चलो छोड़ो, देखो अब M माइनस का मतलब क्या है, M प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तभी पॉजिटिव चार्ज आया, M माइनस का मतलब इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से ज्यादा डोनेट कौन कर पाएगा, M माइनस या M प्लस, कौन कर पाएगा, M माइनस, ठीक है। तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई यानी इधर S कैरेक्टर बढ़ गया, तो इस बॉन्ड की S कैरेक्टर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये वाला बॉन्ड अगर बढ़ रहा है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो बात क्या कर रहे हैं अपन, अगर M प्लस है, M है और M माइनस है, तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी M माइनस के पास है, तो ये इजीली बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर की तरफ शेयर कराएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड क्या बनेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो इधर से बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इधर से इधर जा रहे हैं, अगर इस तरह से होता है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताया आपने, इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताया कि अगर M माइनस होता है तो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर ये इस तरह से लिख दिया तो अपन ने क्या होगी, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है। M माइनस आ गया, सिंपल सी बात, M माइनस हुआ, अगर मेटल माइनस में तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, बहुत अच्छी खासी है, डेंसिटी बहुत अच्छी है, तो ये मजबूत बनेगा, ये मजबूत बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो देखो M माइनस में क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, कम है, और मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो कभी कभी बॉन्ड लेंथ को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है, किसको, बॉन्ड लेंथ को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको कंपाउंड दिए होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड दिए होंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि मेटल प्लस में आ रहा है या मेटल माइनस में आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी पड़ेगी, साफ साफ पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, M माइनस हुआ तो CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी,
वीक बॉन्ड अगर क्या होता है, वीक होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, जैसे M+ हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा अच्छे से, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये वीक होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना यार, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर इस कार्बन का चेंज नहीं होगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो सकती है यार, 4 ही हो सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या बोल रहे हैं, अगर मेटल पे चार्ज माइनस है यानी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो इजीली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, पाई बैक बॉन्ड, जिससे मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। टाइप ऑफ मेटल कार्बोनेट, ये तो सिंपल है, टाइप ऑफ मेटल कार्बोनेट, टाइप ऑफ मेटल कार्बोनेट 2 टाइप के होते हैं यार। मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक, है ना, मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक। मोनोमेरिक में क्या होगा, एक मेटल एटम होगा पूरे कंपाउंड में, क्या होगा, एक मेटल एटम होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा मेटल एटम होंगे। इसके अंदर क्या होगा, एक मेटल एटम होगा, इसके अंदर एक से ज्यादा मेटल एटम होंगे। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल FeCO5 ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या है, पूरे कंपाउंड में पर मॉलिक्यूल्स क्या है, एक ही आपके पास मेटल एटम है। NiCO4, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। इसी तरह से CrCO6, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। पॉलीमेरिक में अपन ने पढ़ाया था, डाइमर बनाते हैं जो, क्या था, Mn2CO10, इसके अंदर ये देखो क्या है, पर मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा मेटल एटम है। इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था अपन ने, MnMn के बीच में बॉन्ड बनता है, CO एक और एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा हो तो कोबाल्ट होल ट्वाइस CO8, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पॉलीमेरिक कंपाउंड, है ना। इसको मोनोन्यूक्लियर भी बोलते हैं, इसको पॉलीन्यूक्लियर भी बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब एक न्यूक्लियस है, मेटल का न्यूक्लियस, ठीक है, एक मेटल है, पर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा मेटल एटम है। आ रही है, तो वो बहुत सिंपल सी बात है। तो मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक, मोनोमेरिक मतलब पर मॉलिक्यूल्स केवल क्या होगा, एक मेटल एटम होगा, और पॉलीमेरिक मतलब एक से ज्यादा मेटल एटम होंगे पर मॉलिक्यूल्स। तो ये टाइप ऑफ मेटल कार्बोनिल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही अपन ने बात की थी एक सॉल्ट की, जैसे सॉल्ट है ना, क्या फॉर्मूला था, अभी लिखा था KPtCl3
C2H4 है ना, अपन केवल इसका एनायन ले रहे हैं, एनायन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्लेटिनम Cl Cl Cl। देखो बहुत सिंपल, अभी पढ़ा था अपन ने कि ये तो हो गया आपके पास HH, ये H, मैं इस Cl को ऐसे बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है यार। ये तो सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो प्लेटिनम का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, प्लेटिनम का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल, उसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, उसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके साथ साथ जो कार्बन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कार्बन का एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल है, प्लेटिनम क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बैक बॉन्ड भी बना रहा है। क्या बना रहा है, पाई बैक बॉन्ड भी बना रहा है, पाई बैक बॉन्ड भी बना रहा है। यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कैसे बना रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देके। तो ये पाई एक्सेप्टर भी है और पाई डोनर भी है, यानी इधर से पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई एक्सेप्टर, इधर से ये पाई डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो पाई डोनर भी है, पाई एक्सेप्टर भी। अच्छा हुआ क्या यार, सोचो, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बना, इसने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको डोनेट किया और यहाँ पे बॉन्ड बनाया, साथ के साथ ये पाई बैक बॉन्ड बन गया। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, यहाँ पे प्लेटिनम और कार्बन के बीच में, प्लेटिनम और जो इथाइलिन है C2H4, यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसकी स्ट्रेंथ, कार्बन की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड डिक्रीजेस इन जीसे सॉल्ट, है ना। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन आता है कि सिंपल जो इथाइलिन है ना, सिंपल जो आपकी क्या है C2H4 इथाइलिन है, और जीसे सॉल्ट में जो इथाइलिन है, वहां कहां पर कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, वो कहां होती है, जीसे सॉल्ट में होती है। क्यों होती है यार, सिंपल सी बात है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसको डोनेट करा देगा तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इधर डोनेट कर दी, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गया, कार्बन के बीच में एस कैरेक्टर कम हो गया, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जीसे सॉल्ट का क्वेश्चन आता है कि कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाती, कम हो जाती, जिससे नॉर्मल इथाइलिन की तुलना में यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो ये क्या था, जीसे सॉल्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं यार, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये अपने पास एक क्वेश्चन है ना, उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है M3+ मेटल आयन का। अब अलग अलग है ना, 4 कंपाउंड बनाए हैं, जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड सी है, L1 L2 L3 और L4। बात समझ रहे हो कैसे बनाए होंगे कंपाउंड। ML1 6 ये कंपाउंड बन गया, ML2 6 है ना, ये दूसरा कंपाउंड, ऐसे ML3 6 ML4 6, ये अलग अलग कंपाउंड बनाए। अब इसमें लिखा हुआ है कि लिगेंड्स L1 L2 L3 L4 एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ इन द रीजन, किस रीजन में, इस रीजन में, कि L1 है वो रेड वेवलेंथ का एब्जॉर्ब कर रहा है, L2 ग्रीन को, L3 येलो को, L4 ब्लू को।
तो आपको इन लिगेंड्स को इनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि किस लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, कौन सा इन चारों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड्स है। देखो यार, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से हुई थी। दिस इज इजी ऑर्बिटल और ये T2G ऑर्बिटल, इनके बीच का गैप डेल्टा O एनर्जी गैप ही। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाता है तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, इस गैप के जितनी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एनर्जी और वेवलेंथ में आपके पास एक रिलेशन होता है जो किसने दिया था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा होगा अपन ने कि E इज इक्वल्स टू hc बाय लेमडा। एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी यहाँ पे डेल्टा O लिख सकता हूँ, ये क्या है, एनर्जी गैप ही तो है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एब्जॉर्बिंग। डन। एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने विबग्योर, कुछ इस तरह से है ना। विजिबल लाइट होती, इसकी वेवलेंथ कम होती और इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती, यानी आप इधर से इधर जाते हो तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। यानी रेड लाइट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यानी ये वाला एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा, ये वाला एनर्जी गैप कम होगा। अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी L1 की प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स है वो रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी वेवलेंथ क्या है इसकी, ज्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी गैप क्या होगा, ये डेल्टा O की वैल्यू कम होगी। डेल्टा O की वैल्यू कम होगी तो वो कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स होगा, उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, यानी L1 की स्ट्रेंथ सबसे कम है। फिर देखो, अगर ऑरेंज करता तो उसकी एनर्जी, ये लेमडा की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ जाती। फिर है कौन सा, येलो। फिर कौन सा है, येलो। देखो, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो लेमडा बढ़ता और एनर्जी गैप कम होगा। डन। रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो डेल्टा O जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, तो सबसे क्या आ गया, जो L1 है वो सबसे वीक फील्ड हो गया। क्या ऑरेंज वाला है, नहीं। फिर है येलो। येलो कौन सा है, L3। तो L3 इससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी L3 की जो वेवलेंथ होगी एब्जॉर्ब करने वाली, वो वेवलेंथ कम होगी किसके कंपैरिजन में, रेड के कंपैरिजन में, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो L3 थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग होगा। फिर ग्रीन है क्या, हाँ है। ग्रीन कौन सा है, L2। तो फिर कौन सा आ जाएगा स्ट्रेंथ में, L2। और सबसे लास्ट में कौन सा आ गया, L4। ठीक है, यानी L4 इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रेंथ वाला है। L1 सबसे वीक है, L4 सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन चारों में बात आ रही है समझ में। अपन ने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब कराई, जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वेवलेंथ और एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। तो यार रेड वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। ये एनर्जी गैप कम है। अपन ने पढ़ा था स्प्लिटिंग, कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती स्प्लिटिंग बढ़ती जाती, बीच में एनर्जी गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी आएगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ इन चारों के अकॉर्डिंग किसकी कम है, इस ब्लू वाले की कम है। तो वेवलेंथ ब्लू वाले की कम होगी तो ब्लू की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो अच्छा क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ वाला लिगेंड होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू।